इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो एकेडमिक सक्सेस की कोई गारंटी नहीं। बिकॉज लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। हेलो विद्यार्थियों, वेलकम टू अनदर कक्षा इन पाजी की कक्षा। भाई आज पाजी आपके लिए लेके आया है क्लास 12th की फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर एंड दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जी हां मेरे दोस्तों, ये आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन का 9 मार्क्स का चैप्टर है। सो हेंस ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसा कि अभी अभी आपने सुना कि भैया इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग एंड डोंट यू वरी, व्हेन पाजी इज हियर नो नीड टू फियर। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 वर्ड से बना हुआ है मेरे बच्चे। मैं इन 2 वर्ड्स को आपके सामने डिवाइड कर रहा हूं, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब समथिंग रिलेटेड टू रिएक्शंस, राइट, एंड इलेक्ट्रॉन्स मतलब समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें इन दोनों टर्म्स के बीच में एक क्या ढूंढना है, एक रिश्ता ढूंढना है मेरे बच्चे। और वो रिश्ता क्या है, चलिए फटाफट से समझ लेते हैं। आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा था कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस, जिसमें रिडक्शन का मतलब होता था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीडेशन का मतलब होता था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको पाजी अब आपको याद दिला रहा है कि लियो द लायन सेज गर। भैया ये जो लायन है ना, वो स्टोरी कंप्लीट करने आया है। मेन जो वर्ड्स हैं लियो एंड गर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो अगर हम देख पाए कि इस रिएक्शन के अंदर देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द स्पीशीज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू अदर स्पीशी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है ना, साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि क्यों ना इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से कुछ मैजिक क्रिएट किया जाए। और उस फ्लो को उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस से अपने कंट्रोल में किया, और उस डिवाइस को मेरे प्यारे दोस्तों बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। जी हां मेरे दोस्तों, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ही हैं जिनके अंदर से हम इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करते हुए इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस करवा सकते हैं जो बाय द वे नॉन स्पॉन्टेनियस थे, या फिर हम ऐसे केमिकल रिएक्शंस ले सकते हैं जो वैसे ही हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जिनको हम बोलते हैं, और उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। जैसे बहुत ही सिंपल सा चीज बताता हूं, जैसे कि आपका ये फोन, राइट, इस फोन के अंदर आपने देखा होगा जब आप स्क्रीन ऑन करके इसको यूज कर रहे हैं तो आपकी जो पीछे बैटरी है उसमें कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिससे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और आप इस फोन को यूज कर पाते हो। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तब आप क्या करते हो, तब आप इस फोन को चार्जर में डालते हो, तो आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हो एंड इस बैटरी के अंदर सारे ऐसे रिएक्शंस जो बाय द वे नहीं होने वाले थे उनको आप करवाते हो, बिकॉज आपने बाहर से एक्सटर्नली बहुत इंटरेस्टिंग फोर्स लगाया और ज्यादा फोर्स लगाया, जिसकी वजह से हमने कुछ ऐसे रिएक्शंस करवाए जो बाय द वे नहीं होने वाले थे। बस इसी तरीके से आपका ये जो चैप्टर है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 2 छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है पाजी आपके लिए ये चैप्टर, ताकि आपके वो 9 मार्क्स बहुत ही आसान हो जाए गेन करने। चलिए फटाक से समझते हैं कि वो 2 पार्ट्स कौन से हैं। तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे। पहले पार्ट ऑफ द वीडियो में हम लोग पार्ट 1 की बात करेंगे, विच इज नथिंग बट नोन एज गैल्वेनिक सेल्स। गैल्वेनिक सेल्स क्या होते हैं? ऐसे सेल्स जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो रहा है और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। फेयर है? प्लीज पेन एंड पेपर एक्टिव रखिएगा, बहुत सारी चीजें आपको इस पार्ट के अंदर नोट करनी पड़ेंगी।
करेक्ट है। सिमिलरली दूसरे पार्ट ऑफ द वीडियो के अंदर हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरफ, एक ऐसा सेल जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं और केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं जो बाय द वे होने वाले नहीं थे, जिनको हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो दो पार्ट्स, गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब ये है पूरा इस चैप्टर का माइंड मैप। इस पार्ट के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग ये पार्ट 1 की बात करेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग पार्ट 2 की बात करेंगे। परफेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1, जिसमें मैं आपके लिए लेके आया हूं पहला पार्ट, दैट इज गैल्वेनिक सेल। प्लीज मेरे बच्चे पेन और पेपर एक्टिव। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? गैल्वेनिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जो आपको हेल्प करता है इन कन्वर्टिंग spontaneous chemical reactions to what? To electricity। भैया पाजी के साथ लिखना जरूरी है, नहीं तो दिमाग में नहीं जाएगा। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखो और बढ़िया से लिखते चले चलो। राइट है? चल देखो, सो केमिकल रिएक्शंस को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल को जब समझना है तो उसके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, या मैं ऐसा बोलूं कि बेसिक कंस्ट्रक्शन को समझना जरूरी है। देखो, सबसे पहले गैल्वेनिक सेल या कोई भी सेल दुनिया का, उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। अब खूबसूरती देखो कि एनोड और कैथोड को मैक्सिमम बच्चे कैसे याद रखते हैं। एनोड इज नेगेटिव या पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव या पॉजिटिव, बस कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। नहीं मेरे बच्चे, एनोड जो है वो एक ऐसा पार्ट है सेल का जिसपे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड एक ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर क्या होता है? रिडक्शन। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कोई भी सेल है दुनिया का, एनोड हमेशा ऑक्सीडेशन ही करेगा, कैथोड हमेशा रिडक्शन ही करेगा। अब क्योंकि ये एक स्पॉन्टेनियस सेल है, तो गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड जो है वो नेगेटिव हो जाता है और कैथोड जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? चलो जल्दी से समझते हैं इस चीज को कि भैया आपके पास अगर आप देखो कि जिंक एक सेल है, इलेक्ट्रोड है, सॉरी एनोड, और कॉपर एक इलेक्ट्रोड है, दैट इज कैथोड। और इस सेल को, जिंक और कॉपर के सेल को बनाने वाला जो आदमी था उसका नाम था डैनियल। तो इस सेल को प्यार से डैनियल सेल के नाम से भी जाना जाता है। अब ध्यान से समझो इस सेल में होता क्या है। जैसे ही आप जिंक को उसी के सॉल्ट कंटेनिंग सॉल्यूशन में डालते हैं, तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में आते ही आप देखो क्या हुआ, जिंक ने अपना ऑक्सीडेशन प्रोसेस शुरू किया। जिस रिएक्शन को मैं यहां लिख रहा हूं, जिंक ने जिंक +2 में कन्वर्ट करना शुरू किया, रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके इस इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे? नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेंगे एंड आपके सॉल्यूशन के अंदर बहुत ही एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में जिंक +2 आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। सो देयर इज एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट ऑन द अदर साइड, कॉपर +2 के साइड पे क्या हो रहा है? तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिलीज हुए वो भागे भागे कॉपर वाले साइड पे गए। क्यों? क्योंकि कॉपर बहुत जोरों से इलेक्ट्रॉन्स की मांग कर रहा था। इसी को हम बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से लिखते चले चलना, राइट। और रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, करेक्ट है। अब कॉपर +2 ने क्या किया? जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आए थे उनको कंज्यूम किया और एक रिएक्शन किया, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन्स गोज टू कॉपर। अब अगर आप देखो तो ये जो +2 चार्ज है वो पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो रहा है ऑन दिस इलेक्ट्रोड, इसीलिए ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब सिस्टम में से अगर कॉपर +2 खत्म हो रहे हैं तो ऑब्वियसली सल्फेट आयंस की तादाद बढ़ रही है। सो देयर इज एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द सल्फेट आयंस, देयरफॉर द सॉल्यूशन बिकम्स नेगेटिव। अब ध्यान से समझना क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर सॉल्यूशन पॉजिटिव होता चला गया,
राइट है, और यहां पर इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता चला गया। ऑन द अदर साइड जिस इलेक्ट्रोड में रिडक्शन हो रहा था वो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता चला गया और सॉल्यूशन कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। मेरे बच्चे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव के आमने सामने आने से एक पोटेंशियल डेवलप हुआ बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। वापस से, there is a potential developed between the electrode and its electrolytic solution, and therefore such a potential was termed as electrode potential। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स ये छोटे से फिगर में, और बहुत सारे टर्म्स इस फिगर में मैंने आपको बता दिए। एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल डेवलप बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स सॉल्यूशन। सिमिलरली यहां पर भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप्ड होगा, लेकिन इस पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोला जाएगा, और ये वाले पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिडक्शन की वजह से हो रहा है और ये ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सीन ये हुआ कि सॉल्यूशन में पॉजिटिव बढ़ रहा था और इधर सॉल्यूशन में नेगेटिव। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला भैया ये सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके दो सॉल्यूशंस के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा जिसको हम लोग लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। अब इस पोटेंशियल को रिड्यूस करने के लिए हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस बनाया, पार्ट बनाया सेल का, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? ये सॉल्ट ब्रिज एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एक ऐसा स्पीशी विच डिसोसिएट्स इनटू इट्स आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट, बट डज नॉट react with the solutions present in the cell। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट होना चाहिए, परफेक्ट। एंड ये जो सोडियम प्लस आयन है और जो सल्फेट आयन है, इन दोनों की वेलोसिटीज, ध्यान से ये टर्मिनोलॉजीज लिखना, क्या होना चाहिए? आपका इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट होना चाहिए और जो उसके आयन्स हैं उनकी वेलोसिटीज सेम होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कैसा होना चाहिए। दूसरी चीज, ये जो आयन्स हैं ये अपने अपने सॉल्यूशंस की तरफ अट्रैक्ट होंगे और जाके उस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करेंगे। देयरफॉर द फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज is to maintain neutrality, point number 1, right? And point number 2, it prevents intermixing of what? Of solutions, ताकि ये liquid junction potential जो है वो डेवलप ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। I'll give you 10 seconds over here. टेक अ पॉज एंड नोट डाउन ये फिगर के अंदर क्या हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, परफेक्ट है। तो सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू ट्यूब विच कंटेन्स इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट विद सेम वेलोसिटीज ऑफ द आयंस इन अ सॉल्यूशन ऑफ अगार। बहुत इंपॉर्टेंट, राइट? And what are the functions? The functions of this salt bridge are कि it maintains electrical neutrality and prevents intermixing. This is what is a galvanic cell. अब बच्चा बोलता है सर हर बार ये galvanic cell को इतना बड़ा बड़ा ड्रॉ करके दिया जाएगा? नहीं, यही तो खासियत है IUPAC की, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने बोला कि भैया सबसे पहले तो हमको अपना प्रिंटिंग कॉस्ट बचाना है। हाँ भाई, इतना बड़ा सेल हर बार प्रिंट करना, इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन बनाया। अब उस स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको सबसे पहले ये चीज समझनी है कि लेफ्ट साइड विल ऑलवेज डिनोट ऑक्सीडेशन विच हैपेंस ऑन एनोड, एंड एनोड इज नेगेटिव इन अ गैल्वेनिक सेल। Similarly, on the right side, it is reduction. Reduction happens on cathode, and cathode पे positive sign convention आता है in a galvanic cell.
अब बच्चा बोलता है सर एक मिनट, अरे यार इतना सब कैसे याद रहेगा? दैट्स वेयर पाजीज हियर, डोंट फियर। हाँ भाई, हमने आपका रिप्रेजेंटेशन आसान कर दिया है, ध्यान से देखिए। तो ये है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डैनियल सेल मेरे बच्चे। डैनियल सेल मतलब अ सेल ऑफ जिंक एंड कॉपर। अब हमारे जो IUPAC है उन्होंने बोला देखो, ऑन द लेफ्ट साइड देयर इज अ जिंक इलेक्ट्रोड इन कनेक्ट विद Zn+2 आयंस। ये जो यहां पर डंडी है ना, इस डंडी को हम लोग बोलते हैं इंटरफेस। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, देखो ये दोनों का ये इंटरफेस जो है इसको एक डंडे से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो इफ यू सी इन द कैमरा तो ये चीज एक स्टिक की तरह दिख रही है, राइट? इंटरफेस इज लुकिंग लाइक अ स्टिक। बट अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो इट इज अ एंटायर सरफेस, तो वो सरफेस तो नहीं दिखा सकते बट ऐसे स्टिक। सिमिलरली दूसरी साइड पे Copper+2 इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। क्यों? क्योंकि यहां पर ये +2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर में जाता है, सो रिडक्शन होता है, यहां पर ऑक्सीडेशन होता है। सो लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन हैपेंस ऑन एनोड इज नेगेटिव। भैया ये लोन लेना है आपको, बस छोटा सा लोन अगर आपने लिया आपको रिप्रेजेंटेशन ध्यान आ जाएगा। बच्चा बोलता है सर एक मिनट, ये डबल डंडी कहां से आ गई बीच में? अरे भाई आप भूल गए, आपका सॉल्ट ब्रिज जिसका एक इंटरफेस एनोड के साथ कनेक्टेड होता है और दूसरा इंटरफेस कैथोड के साथ, तो ये डबल डंडियों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये डंडी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इनको एज इंटरफेस। परफेक्ट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस पूरे रिप्रेजेंटेशन के अंदर आपको एक छोटी सी और एडिशन करनी है कि ये जो Zn+2 से Zn+2 गया, तो ये जो आयंस का कंसंट्रेशन है वो यहां ब्रैकेट में मेंशन किया जाता है। सॉल्ट ब्रिज, देयर इज आयन ऑन द अदर साइड, उसका भी कंसंट्रेशन यहां Cu+2 गोइंग टू Cu। जनरली ये जो कंसंट्रेशन हम यूज करते हैं दैट इज योर मोलार कंसंट्रेशन। ध्यान से देखना, चैप्टर नंबर 1 मोलैरिटी, यस मोलार कंसंट्रेशन यूज करेंगे। क्यों? बिकॉज मोलार इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड वो मोलार कंसंट्रेशन जो है वो टेम्परेचर के साथ अगर वेरी भी होगा तो हमारे कैलकुलेशंस में कोई फर्क नहीं आएगा। That's the reason molarity concentration is used in most of the questions in electrochemistry. Perfect है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप देखो तो हमने एक टर्म आपको बताया था which was known as electrode potential। अब प्रॉब्लम ये था इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ कि भैया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो दो तरीके का था, या तो ऑक्सीडेशन या तो क्या था, रिडक्शन। अब प्रॉब्लम विद दिस पोटेंशियल इज कि आप ना ही ऑक्सीडेशन मेजर कर सकते हो इंडिपेंडेंटली, ना ही रिडक्शन मेजर कर सकते हो। आप इन दोनों को कनेक्ट करके रिडॉक्स जो है वो मेजर कर सकते हो। सो यू कैन मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, बट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एब्सोल्यूट वैल्यू इज नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट। तो लोगों ने सोचा कि भैया हमें इस चीज का कुछ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, एंड दैट्स वेयर अ टर्म केम अप जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ भाई, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP। और उस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर अगर आप देखो तो E के ऊपर लग चुका है एक नॉट। अरे भाई ये नॉट को समझना बहुत जरूरी है। ये नॉट जैसे ही आ गया आपको समझ लेना है कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन की बात हो रही है, और स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। दैट इज द टेम्परेचर हैज टू बी 298 केल्विन, योर मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन हैज टू बी मेंटेन्ड एट 1 मोलर, and your pressure, if there is any gaseous electrode, then the pressure of that gas has to be maintained at 1 bar। ये तीन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंटली नोट डाउन करिएगा। फिर दूसरी चीज, डिनोशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दो तरह के पोटेंशियल्स हैं सर, इनको डिनोट कैसे करेंगे? तो भैया इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल E ऑफ ऑक्सीडेशन is mentioned as M going to Mn+। देखो
m गोइंग टू Mn+, अपनी जीरो स्टेट से प्लस की स्टेट में गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन। ओए मेरे पापा प्लीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ई ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन क्या होगा? Emn+ गोइंग टू M। देखो भैया, अपनी प्लस स्टेट से जीरो स्टेट में गया। सो जब भी, सिंपल है, रूल है, जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो आप ऐसे मेंशन करोगे, और जब भी रिड्यूस हो रही है तब आप ऐसे मेंशन करोगे। उनमें भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन को हमने स्टैंडर्ड रिएक्शन माना। देयर इज नो गोल्डन रूल फॉर दिस कि वाई, ठीक है, इट्स अ फंडामेंटल। स्टैंडर्ड बनाना था तो बना दिया कि रिडक्शन हमारा स्टैंडर्ड रहेगा, ऑक्सीडेशन हमारा स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। परफेक्ट। एंड एट एनी गिवन कंडीशन, जो कि हमने तो मेंशन कर दिया है स्टैंडर्ड है, बट एट एनी गिवन कंडीशन आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है ना, वो माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होगा, या फिर वाइसा वर्सा आपका रिडक्शन पोटेंशियल जो है ना वो माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने आपको दिया कि कैसे आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। फेयर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट डाउन करिएगा। नाउ द क्वेश्चन वाज कि यार ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे मेजर किया जाए, है ना? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो मेजर हो ही नहीं सकता, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे मेजर किया जाए? तो उसके लिए लेट्स गो अहेड एंड लेट्स सी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हम किस तरीके से मेजर करते हैं। वी मेजर इट थ्रू अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डिवाइस कॉल्ड शी। हाँ जी, शी का मतलब होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये क्या है, ये बला को समझते हैं ऑन द नेक्स्ट पेज। लेट्स अंडरस्टैंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब अगर आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखेंगे तो उसके अंदर आप इस इमेज को देखेंगे तो उस इमेज में आपको समझ में आएगा कि हमने हाइड्रोजन को सबसे पहले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड माना। अब क्वेश्चन था क्यों? बिकॉज भैया आपका सिंपलेस्ट एलिमेंट है ना, और ये गैसियस स्टेट में ऑलरेडी है। So therefore we do not need to standardize more, तो इसीलिए हमने उसको अपना स्टैंडर्ड मान लिया। अब जैसे ही मैंने हाइड्रोजन गैस, ध्यान से देखना, हाइड्रोजन गैस को इन्वर्ट किया इन अ सोल्यूशन ऑफ H+ आयंस। अब H+ आयंस कहां से आएंगे भैया? कोई भी एसिड ले लो, वो एसिड कितना कंसंट्रेशन का होना चाहिए? 1 मोलर। जनरली HCl एसिड को लिया जाता है यहां पर, या H2SO4 को लिया जाता है। मेजरली स्टैंडर्ड कंडीशंस में HCl, बिकॉज HCl जब डिसोसिएट होगा तो 1 मोल HCl 1 मोल H+ देता है, तो कैलकुलेशंस इजी रहती हैं, दैट्स द रीजन। परफेक्ट है। अब ये जैसे ही एक दूसरे के कनेक्ट में आए, H2 और H+ जैसे ही एक दूसरे के कनेक्ट में आए तो देयर आर 2 पॉसिबल रिएक्शंस। या तो H2 किस में कन्वर्ट हो जाए? H+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दे, राइट? या फिर 2 H+ फ्रॉम द सिस्टम 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करे और किस में कन्वर्ट हो जाए? H2 में। ये है आपका ऑक्सीडेशन, ये है आपका रिडक्शन। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला क्योंकि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते हैं बट हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, तो हम एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाएंगे जिसके स्टैंडर्ड पोटेंशियल को, भले वो ऑक्सीडेशन का हो या फिर रिडक्शन का हो, इन दोनों को 0 वोल्ट माना जाएगा। प्लीज, फंडामेंटल माना जाएगा। हाँ, है कि नहीं पता नहीं, बट मान लिया कि भैया 0 वोल्ट है, ताकि हमारी लाइफ जो है वो थोड़ी सी इजी हो जाए। परफेक्ट। अब ध्यान से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को समझना। जैसे ही हमने इसको 0 वोल्ट किया, जो कि बेसिकली एक गैसियस इलेक्ट्रोड था, तो अब अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रोड को इसके साथ कनेक्ट करूंगा, देखो जैसे मैंने जिंक को कनेक्ट कर दिया विद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो हमारे वोल्ट मीटर में जो भी रीडिंग आएगा, ऑब्वियसली दैट वुड बी अ रीडिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, बट उस डिफरेंस में एक का वैल्यू हमने 0 माना हुआ है,
तो ऑटोमेटिकली ये जो है वो आपका पोटेंशियल किसका हो जाएगा, जिंक का हो जाएगा। बट इट इज नॉट द एब्सोल्यूट पोटेंशियल माय डियर फ्रेंड। ये बच्चे मैक्सिमम गलती करते हैं। इट इज नॉट द एब्सोल्यूट पोटेंशियल, इट इज द रिलेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ऐसे करते करते हमने बहुत सारे एलिमेंट्स का हमने क्या किया, पोटेंशियल्स निकाल दिया। सो वी टुक आउट पोटेंशियल्स ऑफ all the elements with respect to what, with respect to hydrogen electrode, and उन सारे पोटेंशियल्स को, भले वो ऑक्सीडेशन आ रहा था या रिडक्शन आ रहा था, उन सारे पोटेंशियल्स को हमने क्या किया, उन सारे पोटेंशियल्स को हमने रिडक्शन में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ E ox इक्वल टू माइनस ऑफ E रेड, या E रेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ E ox। सिंपल, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। बच्चा बोला सर यहां एक छोटा सा कंफ्यूजन है मेरा। मैंने बोला बोलो बोलो क्या कंफ्यूजन है। वो बोल रहा है सर आपको कैसे पता चल रहा है कि जब आपने हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कनेक्ट किया तो ये जो पोटेंशियल आएगा वो ऑक्सीडेशन आएगा कि रिडक्शन आएगा, कन्वर्जन करना है ना, तो सर कैसे पता चल रहा है आपको, अरे पाजी बताओ तो सही। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप एक चीज समझ लो, जब भी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कोई भी इलेक्ट्रोड एनोड की तरह बिहेव कर रहा है तो वो मेरे बच्चे डिसॉल्व होगा। डिसॉल्व होने का मतलब क्या है कि उसका मास जो है वो डिक्रीज होगा धीरे धीरे। तो जो भी पोटेंशियल होगा वो कौन सा पोटेंशियल हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर कोई भी इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है तो उस इलेक्ट्रोड पे डिपोजिशन होगा। तो थोड़े टाइम के बाद जब आप उस डिपोजिशन में देखोगे तो मास इंक्रीज हो रहा होगा, एंड देयरफॉर आपको पता चल जाएगा कि यहां पर जो भी पोटेंशियल आया है वो रिडक्शन पोटेंशियल है। मेरे प्यारे दोस्तों ये वर्ड्स बहुत अच्छे से लिख लेना कि एनोड पे क्या होता है, डिसोल्यूशन, और कैथोड पे क्या होता है, डिपोजिशन। ऑलवेज एनोड इज ऑक्सीडेशन, डिसोल्यूशन, कैथोड इज रिडक्शन, डिपोजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज में कई बार आपके एग्जामिनर्स आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए यूज कर लेंगे। तो अब पता चल गया ना कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में रिडक्शन आ रहा है कि ऑक्सीडेशन आ रहा है। बस इसी तरीके से सारे पोटेंशियल्स को रिडक्शन में कन्वर्ट कर लिया गया यूजिंग द फॉर्मूला एज आई सेड, माइनस ऑफ ई रेड हमने वो यूज किया, ई ऑक्सीडेशन, एंड हमने सारे जितने एलिमेंट्स थे उनके पोटेंशियल्स को निकाल लिया। और जैसे ही हमने उन पोटेंशियल्स को निकाला तो हमारे पास एक सीरीज बन के आई। इस सीरीज को बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जी हां मेरे दोस्तों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज नथिंग बट जो 10th स्टैंडर्ड में आपने रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से सुनी है, बट वो बहुत ही छोटी सी सीरीज थी। उसके अंदर काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कौन है आगे आओ पहले, बस इतने ही एलिमेंट्स थे, है कि नहीं, याद तो आ ही गया होगा, है कि नहीं। हां, तो वो रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी सीरीज को यहां पर थोड़ा सा और एक्सपैंड किया गया। एंड माय डियर फ्रेंड, अगर आप देखो इस पूरी सीरीज में वी आर हैविंग पोटेंशियल्स, कौन से, रिडक्शन। अगर आप नोट करो ये आपकी एनसीईआरटी का ही फिगर है, उस एनसीईआरटी के फिगर में आप जाके देखो, देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच एलिमेंट ओवर हियर, एंड व्हेन देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच एलिमेंट, तो माय डियर फ्रेंड ये एक रिडक्शन पोटेंशियल की कहानी हो गई। एंड ये स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर किए गए हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन को इस जगह पे वीडियो को पॉज करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि भैया स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या, तो देखो आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन रिवाइज हो जाएंगी, है कि नहीं। अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सब में अगर आप नोट करो, यहां पर बीच में there is a hydrogen का potential which is taken as 0। अब कुछ के पोटेंशियल्स पॉजिटिव आए, कुछ के पोटेंशियल्स नेगेटिव। तो सर इससे हमें क्या फर्क पड़ा,
क्या ही फायदा हो गया? अरे भाई इतना सारा मेहनत कर लिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बता दी, लेकिन सर इसका फायदा क्या हुआ? व्हाट इज द एप्लीकेशन, व्हाट इज द एडवांटेज? हाँ, गुड क्वेश्चन मेरे बच्चे। और उसी एडवांटेज को दिखाने के लिए अपने नेक्स्ट स्क्रीन पे चलेंगे और देखेंगे कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स जब हमारे पास हैं एलिमेंट्स के, तो हम ये 4 चीजों पे कमेंट कर सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू दीज ऑल 4 कंडीशंस वन बाय वन। सिंपल है, मैं 2 पोटेंशियल्स लेता हूं। मेरे पास है एक पोटेंशियल जो कि डैनियल सेल का एक इलेक्ट्रोड है एंड दैट इज जिंक। मैंने उसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे दिया है, दैट इज -0.76 वोल्ट। ठीक है, आप ये सीरीज में देख सकते हैं, -0.76 पे जिंक है। परफेक्ट। सिमिलरली मैंने आपको दूसरा इलेक्ट्रोड दिया, दैट इज E0 ऑफ कॉपर +2 गोइंग टू कॉपर, है ना। अब डिनोशन का ध्यान रखना है, नीचे ये रिडक्शन पोटेंशियल है बच्चा, दैट इज वैल्यू गिवन एज +0.34 वोल्ट। अब देखो इस गिवन वैल्यू से हमें क्या क्या पता चल रहा है? ये गिवन वैल्यू से हमें ये पता चल रहा है कि अगर मैंने कॉपर और जिंक लिया तो वो कॉपर और जिंक जो है आपस में कनेक्ट करने पे कौन रिडक्शन करेगा और कौन ऑक्सीडेशन करेगा। और लॉजिक है यार, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हायर है ऑब्वियसली वो रिडक्शन करेगा, है ना, उसकी पावर ज्यादा है रिडक्शन करने की, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। तो भैया यहां से हमें यह पता चला कि आपके सेल का कैथोड कौन बन सकता है। दैट इज वन थिंग दैट यू विल गेट आउट ऑफ दीज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक सेल दिया होता है, दोनों साइड के जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके पोटेंशियल्स दिए जाते हैं और बोला जाता है कि भाई बताओ इसमें से एनोड कौन कैथोड कौन। तो कुछ नहीं भैया, पाजी ने आपको एकदम आसान करके दे दिया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करो दोनों पोटेंशियल्स को। अगर नहीं दिए हैं तो, अगर दिए हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, और जिसका हायर वो आपका कैथोड बन जाएगा। लेट्स सी ऑन द अदर साइड। अब देखो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर, मतलब वो क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। अगर ये रिडक्शन करेगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, तो क्या उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो हायर हो गया कंपेयर टू द अदर एलिमेंट? यस और नो? अब इस पार्ट से 99% क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में होंगे। आपको वो 3-4 पोटेंशियल्स दे देगा और बोलेगा अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर। अरे भाई टेंशन नहीं लेना है, हमारे पास सीधा सीधा रिलेशन है भैया, है कि नहीं? चलो ट्राई करो। यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। आपको मैंने यहां पर मार्क करके दिया कि आप एक ले लो फ्लोरीन, ठीक है, दूसरा ले लो आप ब्रोमीन, सो देयर इज अ ब्रोमीन, तीसरा ले लो आप कॉपर, चौथा ले लो आप सिल्वर, एंड देन यू गो टू जिंक, एंड फाइनली यहां पर कहीं पे आपका सोडियम। ठीक है, अब आपके पास ये पोटेंशियल्स हैं, ये टिक देख लीजिएगा। इन पोटेंशियल्स के रिस्पेक्ट में आपको इन एलिमेंट्स को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स के रिस्पेक्ट में आपको इन मेटल्स को, एलिमेंट्स को उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर में अरेंज करना है, एंड इट हैज टू गो इन इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है, सबसे कम से सबसे ज्यादा की तरफ जाना है। ट्राई करोगे तो ही आपका दिमाग और आपके ब्रेन के वो न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे, अदरवाइज आप सिंपली अगर इस चीज को पैसिवली सुन रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। ट्राई दिस क्वेश्चन आउट, राइट? और अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो लॉजिक है भैया, रिड्यूसिंग पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, फिर क्या आपको याद है 10th स्टैंडर्ड में आपने एक रिएक्शन पढ़ा था, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर गिव्स नो रिएक्शन, है कि नहीं? लेकिन कॉपर सल्फेट प्लस जिंक गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। क्यों भाई? क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से क्या है? ज्यादा है, तो वो रिप्लेस कर देगा। अब
इसको रिलेट करते हैं विद द 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड, जहां पर हमने ये रीड किया है। रेडॉक्स रिएक्शंस में भी ये सीरीज दिखाई गई है एनसीईआरटी में, और 12th स्टैंडर्ड के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में भी ये सीरीज है। तो इन सीरीज के रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो कॉपर का पोटेंशियल पॉजिटिव है और जिंक का पोटेंशियल नेगेटिव है। तो आप देख रहे हो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लेसर उसका रिएक्टिविटी हायर। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अब ये चार चीजें अगर आप लोगों ने सही ढंग से नोट डाउन नहीं की तो यू माइट लूज ऑन 3 मार्क्स ऑफ दिस चैप्टर, जो सिर्फ इतनी प्रोपोर्शनैलिटी में से पूछा जाता है। बस आपको कंसंट्रेट होके क्वेश्चन को देखना है, समझना है कि कौन से पोटेंशियल्स दिए हैं, उनको पहले स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स में कन्वर्ट करना है एंड देन ये प्रोपोर्शनैलिटीज लगा के आंसर लगा देना है। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यूज में ही ये क्वेश्चन होगा, सो मेक श्योर कि आप अच्छे से इस चीज को नोट डाउन कर ले। परफेक्ट है, क्लियर है। हाँ, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक तो एप्लीकेशन हुआ ये। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज कि हम किसी भी सेल के क्या निकाल सकते हैं, ईएमएफ निकाल सकते हैं। नाउ व्हाट इज ईएमएफ? ईएमएफ इज द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू, या मैं ऐसा बोलूं पोटेंशियल डिफरेंस, not electric current, sorry, potential difference between the two electrodes when there is no current flowing in the electrodes। मतलब फिजिक्स की भाषा में अगर मैं बात करूं तो ये वो कहानी जहां पर आपका सर्किट का जो स्विच होता है ना, वो एक्चुअली में ओपन होता है। उस मोमेंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस आपके दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में हो, उसी को हम बोलते हैं ईएमएफ। और इस ईएमएफ का फॉर्मूला जो है हमने बहुत आसानी से बनाया। इट इज द पावर ऑफ द सेल। आप ऐसे याद रख सकते हैं इजी भाषा में, पावर ऑफ सेल। अब पावर ऑफ सेल मतलब क्या? अरे भाई, सर बोलेंगे कि हमारे पास एनोड है और दूसरी साइड पे कैथोड है, तो सर सिंपल तो है, एनोड की पावर और कैथोड की पावर को क्या कर दो, ऐड कर दो। हाँ, बहुत सिंपल है भाई। कैथोड क्या करता है, रिडक्शन, तो इसकी रिडक्शन की पावर ले लो, और एनोड क्या करता है, ऑक्सीडेशन, तो सर इसका ऑक्सीडेशन पावर ले लो। अब ये पावर क्या है हमारा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अरे है ना, और ये क्या है अपना रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन अगेन जैसा कि हमने बताया, आपका स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमने रिडक्शन माना है। तो जब हमने स्टैंडर्ड पोटेंशियल रिडक्शन माना है मेरे बच्चे, तो हमें एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल ही ले लेना पड़ेगा। अब हम अच्छे से जानते हैं कि भैया E ऑफ ऑक्स इज माइनस E ऑफ रेड। तो आपका जो ईएमएफ का फॉर्मूला, जो कि एक्चुअली में कैथोड की रिडक्शन पावर और एनोड की ऑक्सीडेशन पावर को ऐड करने पे आने वाला था, अब वो आएगा कैथोड की रिडक्शन पावर माइनस एनोड की रिडक्शन पावर। अरे है ना, बहुत सिंपल है, इजी है, बहुत ही आसान है, एंड इसीलिए वहां से ये फॉर्मूला आया। अब देखो, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, या मैं बोलूं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। आंसर दोनों में सेम ही आएगा। बस इतना चीज ध्यान रखना कि आपका कैथोड का जितना हाई रिडक्शन पोटेंशियल होगा और एनोड का जितना लो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, उतना बेहतरीन आपका सेल स्पॉन्टेनियस होगा और उतना ज्यादा पोटेंशियल निकल के आ पाएगा। तो सिंपली मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में फार्देस्ट अपार्ट जो हमारे एलिमेंट्स हैं, अगर आपने उनका क्या बनाया, सेल बनाया, तो वो दुनिया का सबसे पावरफुल सेल बनेगा। क्यों? क्योंकि उनका स्पॉन्टेनिटी हाईएस्ट होगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी हाईएस्ट होगा। है कि नहीं? कितनी क्रेजी चीज है ना? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉन्स, छोटे छोटे पिद्दू पिद्दू, अरे यार इतने से तो हैं जो दिखाई भी नहीं देते और तबाही मचा रहे हैं दुनिया में। है कि नहीं? इलेक्ट्रिसिटी जिसकी वजह से आज हम और आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होती तो हम नहीं कनेक्ट कर पाते। बहुत मजेदार है ये चीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल
एंड उस सेल में हम गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी। फेयर है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका सिग्निफिकेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट एक चीज नोट करिएगा, हमने यहां पर जो पोटेंशियल निकाला वो पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल है? वो पोटेंशियल आपका स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। अब देखो हमने ई नॉट, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कैथोड और एनोड के पोटेंशियल्स हैं वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन में ही तो हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन था कि जब सेल वर्किंग में जाएगा तो दोनों सेल्स के अंदर जो बीकर्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, उनका कंसंट्रेशन चेंज होगा तो आपका सेल कैसा हो जाएगा? नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा। अरे बोलो हाँ ना? तो अगर वो नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ना कि हमें नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में भी ई सेल निकालना आना चाहिए। तो बस ये क्वेश्चन उठा और उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे वो सारे इस रिसर्च में जुड़ गए कि किस तरीके से हम किस चीज को रिलेट कर दें, सेल पोटेंशियल को रिलेट कर दें विद द कंसंट्रेशंस ऑफ आयंस इन ईच हाफ ऑफ द सेल। तो बस वही हमने एक मैजिकल चीज उठाई और हमने ई सेल और कंसंट्रेशंस को रिलेट करने का एक फॉर्मूला जनरेट करने की कोशिश की और उसमें हम बिल्कुल कामयाब हुए और उन साइंटिस्ट का नाम था नर्स्ट। एंड दैट्स वेयर गैल्वेनिक सेल के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सेक्शन में हम एंटर होने जा रहे हैं। बट बिफोर वी एंटर इनटू दैट, take a 10-second break over here, draw all the formulas and all the important relations that are required to be noted down in the notebook right away. वो आपके लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। आप देखो साथ साथ में हमारा माइंड मैप चलता जा रहा है और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल पे भी हम ये माइंड मैप शेयर करने वाले हैं जैसे ही ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो भूलिएगा नहीं, अगर आपको ये माइंड मैप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल के लिंक को प्लीज फॉलो करिए एंड यू विल सी इंटरेस्टिंग नोट्स एंड इंटरेस्टिंग फिनोमिनास, क्वेश्चंस कमिंग इन दैट चैनल। एंड जब आप इंटरैक्ट करोगे तो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर वो क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा हो जाता है। यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट नाइसली। परफेक्ट है? चलें आगे, चलिए लेट्स मूव। तो चलिए भैया समझते हैं हमारे नर्स्ट भैया को। अरे भाई नर्स्ट इक्वेशन, अब देखो ये इक्वेशन जो है ना ये ही इंपॉर्टेंट है। ये कैसे डिराइव हुई है? यस, एनसीईआरटी में उसका थोड़ा बहुत मेंशन है, लेकिन हम उस डेरिवेशन को इस पार्ट में कवर नहीं कर रहे हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपके लिए ये इक्वेशन ही इंपॉर्टेंट है, सो हम उस इक्वेशन को नजरअंदाज नहीं करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो और ध्यान पूर्वक समझो। अब बच्चा बोलता है सर ये क्या है सब? अरे भाई कुछ नहीं है, ई सेल सेल पोटेंशियल नॉट नहीं है तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन हो गया, इज इक्वल टू ई नॉट सेल, नॉट आ गया मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन का सेल पोटेंशियल जो हमने निकालने के लिए फॉर्मूला बनाया है, दैट इज नथिंग बट ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये रहा टॉप पे देखो, इसीलिए साथ साथ में हमारा माइंड मैप चल रहा है, बहुत जरूरी है हमारे लिए। माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन। अब ये एन किस बला का नाम है? आते हैं, कोई बात नहीं। लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अरे सर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कहां से आ गए इस पूरे चीज में? अरे भाई उस चीज को समझने के लिए हमें एक सेल को यहां पर उठाना पड़ेगा। तो चलो एक सेल उठाते हैं। पता है उस सेल का नाम क्या है? चलो आप लोग बताओ उस सेल का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेल ओवर हियर? चलो सेल का नाम क्या है? सोचो सोचो सोचो। हाँ बिल्कुल सही जवाब। अरे भाई ये सेल का नाम जो है दैट इज नथिंग बट डैनियल सेल। ओए होए मेरे काके, ओ मेरे गुलगुले, बढ़िया आंसर आ गया तुम्हारा है। चलो देखो यहां पर अब जिंक
जिंक +2, कॉपर +2, कॉपर। मान लेते हैं कि यहां पर इन भाई साहब का कंसंट्रेशन जो है वो 1 है और इन भाई साहब का कंसंट्रेशन जो है वो 2 है, C1 C2। ठीक है, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नर्न्स्ट इक्वेशन को किसी भी फॉर्मेट में सॉल्व करने के लिए आपको पाजी के ये 5 स्टेप्स अच्छे से कर लेने पड़ेंगे। भाई ये पाजी का मैजिक है, ये पाजी के मैजिक को समझना है और उस मैजिक को अच्छे से लिख लेना है। कोई भी नर्न्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन इन 5 स्टेप्स में जब आप सॉल्व करोगे कभी भी गलत नहीं पड़ेगा। चलिए समझते हैं एक एक करके उन 5 स्टेप्स को। सबसे पहला स्टेप होता है कि जो भी आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है उसमें से आप एनोड इक्वेशन बना लें और कैथोड इक्वेशन बना लें। अब देखो एनोड की साइड पे क्या हो रहा है, सिर्फ पहले लिख लो कि जिंक इज गोइंग टू जिंक +2। अब आप सोचो, दिमाग लगाओ, जिंक इज गोइंग टू जिंक +2 तो ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ होगा, सिंपल है। कैथोड पे क्या हो रहा है, कॉपर +2 गोइंग टू कॉपर, तो लॉजिक है ना कि इन भाई साहब ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। अब इस पूरे पार्ट को ऐड करके आपको बनाना है नेट सेल इक्वेशन, उसी में से ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स आएंगे। तो भैया ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे सेल पोटेंशियल एनोड और कैथोड के रिएक्शंस को ऐड करने पे हमें मिलेगा सेल रिएक्शन। बस एक चीज का ध्यान देना, व्हाइल एडिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी सेम इन बोथ रिएक्शंस। और अगर वो सेम नहीं है तो क्लास 11th के बैलेंसिंग में आप सीख के आए हो दैट यू नीड टू मल्टीप्लाई विद अ सूटेबल फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पर इस Cu की जगह पे Ag प्लस गोइंग टू Ag दिया होता, ऐसा कुछ होता, तो आपका कैथोड एक्सप्रेशन क्या बनता, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गोइंग टू Ag। अब अगर आप ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को ऐड करना चाहते हो तो यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2, तभी तो आपके इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे, राइट है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम इन बोथ रिएक्शंस एंड शुड कैंसल आउट। ये पहले स्टेप का नोट हो गया। अगर आपने अभी तक रेड पेन से उस चीज को नोट नहीं किया है तो आप भैया खड्डे में जा रहे हो, नर्न्स्ट इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं आएगा आपको। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं डैनियल सेल के साथ। अब जिंक गोइंग टू जिंक +2 इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों को ऐड किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो क्या हमें दिख रहा है, जिंक सॉलिड जो है वो कॉपर +2 के एक्वस आयंस के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है कॉपर सॉलिड और जिंक +2 एक्वस। ये बन गया आपका नेट सेल इक्वेशन, करेक्ट है। फिर आता है स्टेप नंबर 2, जहां आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे n की वैल्यू। अब बच्चा बोलते हैं सर ये n है क्या, पहले वो तो बताओ। n इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन दी सर्किट। अब आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल के यहां फ्लो हुए ना, ये फ्लो हुआ ना इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहां पर हमारा n वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। सिंपल, बहुत ही आसान, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। चल स्टेप नंबर 3 ध्यान से देखिएगा। स्टेप नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 3 में आप बनाओगे Q का एक्सप्रेशन। अब ये Q क्या है सर, अरे भाई 11th स्टैंडर्ड है ना, पढ़ते नहीं है हम लोग, लेकिन वो हॉन्ट करने आ ही जाता है। रिएक्शन क्वेश्चन आया याद, QC KC, हाँ ये वही Q है जिसमें आपको लेना है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशंस अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशंस रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इफ देयर आर एनी। बट यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर यू विल नोटिस वी हैव 1 1 1 एंड 1, तो यहां पर जरूरत नहीं है। तो चलो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, कॉपर सॉलिड। सर सॉलिड तो हमारे एक्सप्रेशन में इंक्लूड ही नहीं होता है, तो बचा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक +2
अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर +2। क्यों? क्योंकि यहां पर भी सॉलिड हो गया। तो आप जरा नोट करो, क्या ये मेरा एनोड ही तो है सेल का? तो एनोड की कंसंट्रेशन लेके उसको कैथोड की कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दो, तो आपका Q का एक्सप्रेशन बन जाएगा। सिंपल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर आता है आपका स्टेप नंबर 4, विच इज नथिंग बट कैलकुलेशन ऑफ E0 सेल, विच इज E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अरे यार सिंपल हो गया। और 5th स्टेप कुछ नहीं, ये जो 4 चीजें आपने निकाली ना, उनको भाई साहब इंसर्ट कर दो आपकी नर्न्स्ट इक्वेशन में, तो आपका सेल पोटेंशियल आ जाएगा एट दिस गिवन कंसंट्रेशंस ऑफ ईच आयन। देखो E0 सेल आपने निकाल लिया है माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n भी निकाल लिया है, log ऑफ Q which is nothing but product concentration upon reactant concentration या फिर एनोड concentration upon कैथोड concentration। तो बस डाल दिया और देखो आपके पास ये भी है, ये भी है और ये भी है। हाँ, लॉग की वैल्यूज आपको दी जाएंगी एग्जाम के अंदर, तो टेंशन नॉट, वहां पर आपको सीधा सीधा दिया होगा। हाँ, जो मैं यहां पर एस्ट्रिक मार्क्स करूंगा वो ये है कि इस मोमेंट पे आप हमारे ही चैनल पे लॉग बुक कैसे यूज करते हैं वो भी एक बार देख लीजिए। प्लस उसी के साथ उसी वीडियो में मैंने एंटी लॉग और लॉग दोनों सिखाए हैं, और लॉग को टेबल और बिना टेबल के कैसे निकालते हैं यूजिंग सम प्रॉपर्टीज। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज यूज करके हम लोग बहुत आसानी से आपके लॉग वैल्यूज को निकाल सकते हैं। सो मेक श्योर आप चैनल पे जाके लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम कैलकुलेशंस वीडियोस को ढूंढें एंड वो एक बार देख लें। क्यों? क्योंकि ये आपके दोनों चैप्टर में काम आएगा, दैट इज चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स, बोथ आर न्यूमेरिकल हैवी। ये 5 स्टेप मेरे बच्चे, पाजीज मैजिक इज देयर टू सॉल्व नर्न्स्ट इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन आप इन 5 स्टेप्स में सॉल्व करोगे, कभी गलत नहीं होगा। दैट इज माई गारंटी टू यू। इट इज एन एक्सपीरियंस कमिंग फ्रॉम 11 years, 12 years of teaching, and I have gained success with lots of students where 4 of my students have got 70 on 70 as well in the final examination. So please ये process note down करो। Yes or no? है कि नहीं? बोलो यहां पर कि मैं कर सकता हूं, एंड देखना आप बिल्कुल अचीव कर पाओगे। फेयर है? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नर्न्स्ट इक्वेशन के इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अब देखो जिंक +2 का कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर +2, n की वैल्यू 2 आ गई। E0 सेल जो है वो जो E0 दिए होंगे उससे आप निकाल सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जीवन में बहुत सारी चीजें आपके रास्ते में रुकावट बनेंगी, आपको अपना पाथ खुद ढूंढना है। यस, ये पाथ ढूंढना बहुत जरूरी है, और उस पाथ के लिए आपको एक राइट मेंटर बहुत जरूरी है। तभी आप वो पाथ को सही तरीके से कार्व कर पाओगे, क्योंकि आपके मेंटर का जो एक्सपीरियंस ऐड होगा वो ही आपको आगे लेके जाएगा। सो मेक श्योर कि आप राइट मेंटर्स के साथ जुड़ें ताकि आप अपने सब्जेक्ट को आसान बना सकें। फेयर? अब यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने जा रहा है। अरे देखो भाई, निकल +2 कनेक्टेड विद Ag+Ag। भाई लिखा है देखो, सॉल्व एट योर ओन रिस्क। अरे भाई पाजी के बच्चे हैं, उनके लिए कुछ भी रिस्क नहीं है सर। सॉल्व करके ऐसे आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, ऐसे। भैया 5 स्टेप हमारे पास है ना, बस उसी के रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दो और देखो क्या मजा आ जाएगा, है कि नहीं? चलो, नर्न्स्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इसकी एप्लीकेशंस को पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके इनकी एप्लीकेशंस को समझ लेते हैं। एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहली चीज, आप
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल निकाल सकते हैं। बच्चा बोलता है सर एक मिनट, हाफ सेल क्या होता है? अरे कुछ नहीं भाई, जब आप एनोड को कैथोड से कनेक्ट कर दो तो ये आपका कंप्लीट सेल बन गया। लेकिन अगर आपके एनोड और कैथोड कनेक्टेड नहीं है तो इसको हम लोग बोलते हैं एनोड हाफ सेल, और इसको हम लोग बोलेंगे कैथोड हाफ सेल। ओए मेरे प्यारे बच्चों, और ध्यान से देखना, एनोड हाफ के अंदर ऑक्सीडेशन होता है ना, तो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन तो ऐसा कुछ होता है, और इधर मेरे प्यारे दोस्तों रिडक्शन होता है ना, तो ये तो रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। हाँ, तो अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल्स को भी हम नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका इक्वेशन यहां पर दिया है। कुछ भी नहीं है, एग्जैक्टली सेम एज नर्न्स इक्वेशन, वही 5 स्टेप। अब देखो मैंने यहां पर कौन सा पोटेंशियल लिया है, रिडक्शन, तो मैं ये वाला इक्वेशन यूज करूंगा, सिंपल है। सो स्टेप नंबर 1 इक्वेशन, स्टेप नंबर 2 क्यू का एक्सप्रेशन। अरे भैया ये तो सॉलिड है, यही है एक्वस, तो 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, mn प्लस, देखो ये रहा mn प्लस, फिर है n की वैल्यू, ये रही n की वैल्यू, यहां पर n आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक हाफ सेल लिया, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गोज टू Ag, अरे है ना, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इजी है, परफेक्ट। बोला यार 5 स्टेप, इजी है? और E नॉट की वैल्यू वो आपको देगा और बोलेगा कि भैया बताओ अगर ये इसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर हो, तो ये दे दिया ना उसने, वो बोलेगा बताओ उस कंडीशन में ई सेल क्या होगा, ई हाफ सेल क्या होगा इस सिल्वर इलेक्ट्रोड का। बस सिंपल है, आसान हो गई बात, क्लियर है ये चीज। चलो फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है हमारा, यस, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जब आपका प्रेशर ऑफ द गैस जो है वो 1 atm या 1 बार लिया जाए, तो उस केस में आप रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स को उस सोल्यूशन के पीएच के साथ क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। इसमें मैं सिंपली एक छोटा सा इक्वेशन लिख लेता हूं रिडक्शन हाफ के अंदर। अगर रिडक्शन हाफ की बात करें तो आपके ट्वाइस H प्लस जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके कहां जा रहे हैं, H2 में जा रहे हैं। अब अगर आप नॉन्स्ट इक्वेशन की बनाने की कोशिश करो तो ये है 1, इसका n वैल्यू हो गया 2, इसका Q का एक्सप्रेशन क्योंकि ये प्रेशर है तो 1 हो गया, 1 अपॉन दिया हुआ है ना, देखो ये 1 atm, 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और आपका ये आ गया तीसरा स्टेप। चौथे स्टेप के अंदर हमने आपको बताया था कि आपका E नॉट सेल जो है वो लिया जाएगा। अब E नॉट सेल तो यहां 0 वोल्ट होगा, क्यों, क्योंकि भाई हाफ सेल है। फिर आती है आपकी 5th इक्वेशन, और देखो अब मैं पीएच वाला इक्वेशन डिराइव करके आपको दे रहा हूं, बट अल्टीमेटली इक्वेशन याद रखना जरूरी है। बट अगर डेरिवेशन आता है तो क्या इजी हो जाता है, H प्लस गोइंग टू H2। हमेशा याद रखना डिनोशन में कभी भी आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को इंक्लूड नहीं किया जाता है, वो हमारे बैलेंसिंग करते वक्त आ जाएगा। क्या यहां पर 0 होगा, E नॉट सेल तो 0 है, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू 2 आ रही है, और लॉग ऑफ 1 अपॉन H प्लस का स्क्वायर। क्या मैं इसको H प्लस टू द पावर -2 लिख सकता हूं, बहुत ही सिंपल है कि नहीं। चलो अब अगर आप देखो तो ये हो जाएगा -0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ a टू द पावर n, तो -2 बाहर आ गया मेरे बच्चे, और लॉग ऑफ H प्लस जो है वो अंदर रह गया। अब अगर आप देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड माइनस लॉग ऑफ H प्लस, माइनस लॉग ऑफ H प्लस जो है वो एक्चुअली में आपका pH बन जाता है। सो माय डियर फ्रेंड, ये हो गया आपका pH। अब आप देखो E ऑफ H प्लस गोइंग टू H2, क्या हमारी इक्वेशन और ये इक्वेशन मैच हो रही है, बिल्कुल हो रही है। आपको बस ये इक्वेशन ध्यान रखनी है, बट ये डिराइव कैसे हुई, क्योंकि ये एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, हम एक एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर की और एंड एक्सरसाइज की एक सीरीज बनाने वाले हैं, जिसमें हम वो सारे क्वेश्चंस एक एक करके हर एक चैप्टर के टच करेंगे। बहुत ही खूबसूरत सीरीज होगी जिसमें हम हर एक क्वेश्चन को आपके साथ सॉल्व करेंगे और इजी तरीके से इजी वे आउट्स देंगे आपको किसी भी इक्वेशन को अप्रोच करने का। वहां पर एक एग्जांपल क्वेश्चन है एनसीईआरटी में जो ये कहता है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
कनेक्टेड टू अ सोल्यूशन ऑफ pH 10, ऐसा करके दिया है, मुझे वैल्यू भी याद है, pH 10 दिया है वहां पर। तो आपको बस सिंपली ये इक्वेशन लगाना है, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो -0.0591 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 0.591 आपका सेल पोटेंशियल आ जाएगा। दैट विल बी ऑल विद द एप्लीकेशंस ऑफ नर्न्स्ट इक्वेशन। अरे है कि नहीं, बहुत सिंपल है भैया। देखो फिर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल्स। अब देखो ये पार्ट एक्चुअली में तो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, बट क्या होता है ना, कई बार सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी मेंशन्ड होती है और उसमें से कई बार आपका एनसीईआरटी जो है या बोर्ड जो है वो क्वेश्चन पूछ लेता है। कंसंट्रेशन सेल्स में आप पहले नोट करो हुआ क्या इस सेल में। इस सेल में एनोड और कैथोड दोनों ही मेरे जिंक इलेक्ट्रोड हो गए। अरे बाप रे, बच्चा बोलता है सर तो पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है आप, लेकिन वो कब होगा, वो सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड कंडीशंस में जीरो हो जाएगा। Standard conditions, E naught cell will become 0 volt for what? For concentration cells. Clear है? लेकिन अगर मैं दोनों की concentrations अलग कर दूं, तो yes, we are able to see कि there is some potential developed in between those two electrodes, और उनको निकालने का तरीका हमारे पास अब है। E cell equals to E naught cell minus 0.0591 divided by n log of क्या आता है यहां पर, एनोड कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड कंसंट्रेशन। और आप देखो राइट हैंड साइड जो है वो कैथोड होता है, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्या होता है, एनोड होता है। तो आप देखो यहां पर क्या आ जाएगा, कैथोड अपॉन एनोड। अरे बच्चा बोलता है एक मिनट सर, आप तो बोल रहे हो एनोड अपॉन कैथोड, और यहां पर क्या आ रहा है, कैथोड अपॉन एनोड। अरे भाई अब देखो तो सही क्या किया है हमने। ई सेल यहां पर, ई सेल ये तो जीरो हो गया, ये माइनस को अगर मैं अंदर ले जाऊं तो क्या ये इक्वेशन 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग ऑफ एनोड अपॉन कैथोड रेज टू पावर -1 आ जाएगा ना। तो -1 को रिवर्स कर दिया, तभी बना कैथोड अपॉन एनोड। और आप देखो यहां पर वो नेगेटिव साइन नहीं है, वो नेगेटिव साइन होता तो ये एनोड अपॉन कैथोड रहता, लेकिन क्योंकि नेगेटिव को लॉग के अंदर ले गए हैं तो वो कैथोड अपॉन एनोड हो गया है। अब कुछ बच्चे जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आप कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस को फास्ट सॉल्व कर सको। हाँ कॉम्पिटिटिव में ये छोटा सा पार्ट लिया जाता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। परफेक्ट है। फिर नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डेल्टा जी। अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि डेल्टा जी हमें बताता था कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, है कि नहीं। डेल्टा जी लेस देन 0 तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 तो नॉन स्पॉन्टेनियस। अब ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरीके से आपस में रिलेटेड हैं वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, प्लीज ध्यान देना। एट इक्विलिब्रियम, ये नोट डाउन कर लो कहीं पे, एट इक्विलिब्रियम द सेल पोटेंशियल बिकम्स 0। क्यों? बिकॉज rate of forward has become equals to rate of backward, so there is no change in the concentration and the concentration becomes constant and therefore E cell becomes 0। लेकिन E नॉट सेल 0 नहीं होता है। ये बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, E नॉट सेल इज नॉट इक्वल टू 0 एट इक्विलिब्रियम। अब अगर E सेल 0 हो गया तो नर्न्स्ट इक्वेशन में जरा ये ट्राई करिएगा खुद से डिराइव करने का। नर्न्स्ट इक्वेशन में अगर E सेल को 0 कर दूं और आपकी Q को K के बराबर कर दूं तो क्या आपको ये एक्सप्रेशन मिलता हुआ नजर आएगा? वहां पर नोट करके देखिएगा क्या हम सही राह पे हैं या नहीं है, राइट। एंड लॉग ऑफ KC हमने बस मैथमेटिकल क्या किया है, रीअरेंजमेंट यहां पर किया है। अब डेल्टा जी और ई सेल का कैसा रिलेशन है? डेल्टा जी इक्वल्स टू -NF ई सेल। ये इलेक्ट्रिकल वर्क और सेल पोटेंशियल के बीच का रिलेशन है, जिसमें ये जो F यहां पर आया है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये जो F यहां पर आया है, इस F को हम लोग बोलते हैं फैराडेज कांस्टेंट। और इस फैराडेज कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है दैट इज 96500 कूलम्स।
अच्छा, ये वैल्यू कहां से आई? ये वैल्यू इज नथिंग बट द चार्ज कैरिड बाय द फ्लो ऑफ 1 mole ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सर्किट। क्लियर है ये चीज? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। उसमें से ये वैल्यू आई और उसको हम यहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं। इस इक्वेशंस की डेरिवेशंस बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये फॉर्मूलाज ध्यान रखने हैं। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए फॉर्मूला लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे हम ये फॉर्मूला लिस्ट भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं फॉर एवरी चैप्टर। करेक्ट है? सो डेल्टा जी लेस देन 0 स्पॉन्टेनियस। ये डेल्टा जी लेस देन 0 कब होगा? जब आपका ई नॉट सेल, ध्यान से देखना, ये जो ई नॉट सेल है वो ग्रेटर देन 0 होगा, है ना? ये पॉजिटिव होगा तो ही ये नेगेटिव रहेगा तो ही ये स्पॉन्टेनियस होगा। एंड सिमिलरली नॉन स्पॉन्टेनियस कंडीशन में क्या होगा? तो कई बार क्या होता है, आपको एक सेल दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि भैया बताओ ये सेल स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो आपको कुछ नहीं, सिंपली उसका ई नॉट वैल्यूज जो दिया है उसमें से ई नॉट सेल निकालना है और ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव आ गया तो भैया वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा, अगर नेगेटिव आ गया तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा बिकॉज डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। राइट है? सो यहां पर आपका ईएमएफ, केसी और डेल्टा जी का रिलेशन हमने आपके लिए रख दिया एंड दैट विल बी ऑल विद अवर पार्ट 1। ये देखा आपने किस तरीके से आपने जब पाजी को फॉलो किया तो एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में आपको पूरा पार्ट 1 हमने यहां पर माइंड मैप के थ्रू भी दे दिया एंड किस तरीके से हमने उसके छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को पकड़ते हुए आपके पूरे प्रोसेस को एकदम इजी कर दिया। करेक्ट है? सो विद दैट विल बी ऑल विद टुडेज कक्षा। हम मिलेंगे अगली कक्षा में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद समवन हु रियली नीड दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।